हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जिगर ट्रिक के वीकली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। तो आज के इस सेशन में देखिए फ्रेंड्स, हम 2 से लेकर 8 सितंबर तक के सभी करंट अफेयर को यहाँ पर डिटेल में समझेंगे। डेली करंट अफेयर में सारे करंट अफेयर मैंने आपको डिटेल में समझाए हैं। वहाँ से हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन को यहाँ पर कलेक्ट किया है, जो कि एग्जाम में आने की सबसे ज़्यादा संभावना है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुरू करें। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए आज के वीकली करंट अफेयर का, इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा। निम्नलिखित में से किसे रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? तो देखिए, सबसे पहले हम कैजुअली रेमन मैग्सेसे अवार्ड की बात कर लेते हैं। इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। फिलीपींस के तीसरे राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे के नाम से इसे हर साल प्रदान किया जाता है। इसकी शुरुआत 1957 में की गई थी और सबसे पहली बार ये जो अवार्ड है 1958 में दिए गए थे। एशिया के उन व्यक्ति या संगठन को सम्मानित करना जिन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र में योगदान दिया हो, सार्वजनिक क्षेत्र में अपना इंपॉर्टेंट योगदान दिया हो, ऐसे लोगों को रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया जा सकता है। भारत में सबसे पहली बार रेमन मैग्सेसे अवार्ड 1958 में विनोबा भावे को दिया गया था। अब हम बात करते हैं 2024 के रेमन मैग्सेसे अवार्ड की। इस साल देखिए 2024 में 66वें रेमन मैग्सेसे अवार्ड हाल ही में प्रदान किए गए। इनकी घोषणा की गई है, वैसे आगे दिए जाएंगे। 2024 में 5 लोगों को रेमन मैग्सेसे अवार्ड प्रदान किए गए। इनमें से देखिए 4 व्यक्ति हैं और एक मूवमेंट को दिया गया है रेमन मैग्सेसे अवार्ड। इनमें सबसे पहले हैं हयाओ मियाजाकी। देखिए ऑप्शन में आंसर डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। हयाओ मियाजाकी जापान के पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करने वाले और फिल्म निर्देशक हैं। इनके अलावा गुयेन थी नोक फुओंग को दिया गया, वियतनाम के एक डॉक्टर हैं। फरवीज़ा फरहान को दिया गया, इंडोनेशिया की पर्यावरण संरक्षक है। थाईलैंड के एक मूवमेंट को भी दिया गया है, रूरल डॉक्टर मूवमेंट, जो कि थाईलैंड में चिकित्सकों के एक समूह जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करता है, उनके द्वारा किया गया था। और इसके अलावा कर्मा फुंटशो की बात करें तो ये भूटान के हैं। अकादमिक कार्यों के लिए 2024 के रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से कर्मा फुंटशो को भी सम्मानित किया गया। तो 4 व्यक्ति और एक हो गया मूवमेंट, मतलब टोटल 5 रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2024 में प्रदान किए गए। इनमें से आंसर डी यहाँ पर सही है, हयाओ मियाजाकी, जो कि देखिए जापान के हैं। इन्हें हाल ही में रेमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया। अरब सागर में आने वाले चक्रवात असना का नामकरण किस देश ने किया है? तो देखिए असना, जो कि अरब सागर में हाल ही में एक चक्रवाती तूफान है फ्रेंड्स, इसका नामकरण पाकिस्तान के द्वारा किया गया। आप सभी को पता होना चाहिए कि प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिम में आपको अरब सागर का क्षेत्र देखने को मिलेगा। यहीं पर हाल ही में हमें असना तूफान देखने को मिला है। नामकरण किसने किया? पाकिस्तान ने। चलिए अब आप सभी को आज का ऑफर ऑफ द डे बता देता हूं फ्रेंड्स। तो आप सभी के लिए एसएससी जीडी का टारगेट बैच अवेलेबल है। आप सभी को पता होना चाहिए कि एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन आ चुका है। इसके लिए देखिए आप सभी के ऑल सब्जेक्ट यहाँ पर क्लियरली कवर हो जाएंगे, जैसे मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस। ये सारे सब्जेक्ट आपको सिंगल एसएससी जीडी के टारगेट बैच में यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो आप सभी के लिए बहुत ही नॉमिनल प्राइस में ये एसएससी जीडी का कोर्स अवेलेबल है। वीडियो क्लासेस आपको मिल जाएगी, स्टडी मटेरियल आपको आपके कोर्स के अंदर ही मिल जाएगा, और साथ ही साथ आप मॉक टेस्ट भी लगा सकते हैं आपकी एसएससी के एग्ज़ाम के लिए। कोई भी अगर आपको डाउट आता है तो नीचे आपको हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, इस पर आप कॉल कर लीजिए, आपकी क्वेरी वहाँ पर सॉल्व हो जाएगी। तो बिना देर किए आप एसएससी जीडी के इस टारगेट बैच को बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप अपडेट अच्छा लगा होगा। आगे आ जाइए। चर्चा में रही केरल सरकार द्वारा गठित के हेमा समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? के हेमा कमेटी की बात करें फ्रेंड्स, तो ये फिल्म उद्योग से संबंधित एक कमेटी है जिसका गठन किया गया था। स्पेशली मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की दशा में महिलाओं की क्या स्थिति है, इसका आंकलन करने के लिए के हेमा समिति का गठन किया गया था। रिपोर्ट में देखिए मलयालम फिल्म उद्योग में जो यौन शोषण होता है, महिलाओं का अवैध जो प्रतिबंध लगाए जाते हैं, जो भेदभाव किया जाता है, उस पर बहुत ही बड़ा खुलासा किया गया है। मतलब एक हिसाब से देखा जाए तो पूरी मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के हेमा समिति की रिपोर्ट से हिल गई है। इवन पूरा देश हिल गया है
के हेमा कमेटी का गठन 2017 में किया गया था। न्यायाधीश के हेमा, क्योंकि इसकी अध्यक्ष थी इसीलिए इसका नाम है के हेमा कमेटी। ठीक है, बहुत ही भयानक इन्होंने खुलासे किए हैं कि भैया मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में महिलाओं के खिलाफ काफ़ी अत्याचार होते हैं, यौन शोषण काफ़ी होता है। तो ये एक बहुत ही काला पहलू उजागर किया है इन्होंने मलयालम सिनेमा का। तो के हेमा कमेटी फिल्म उद्योग से संबंधित कमेटी है जिसकी हाल ही में रिपोर्ट आई है। निम्नलिखित में से किस फुटबॉल टीम ने डुरंड कप 2024 का खिताब जीता है? तो डुरंड कप आप सभी को पता होना चाहिए। पहला फैक्ट तो आप ये नोट कीजिएगा कि ये फुटबॉल से संबंधित प्रतियोगिता है जिसका खिताब हाल ही में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने अपने नाम किया। आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए, कैजुअली हम डिटेल की यहाँ पर बात करेंगे जो कि आपको पता होना चाहिए। डुरंड कप 2024 का फाइनल कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में खेला गया था। किसके मध्य में? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड और मोहन बागान के मध्य में। यहाँ पर विनर रही नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड, जिनका डुरंड कप का ये पहला खिताब है, और रनर अप हो जाती है मोहन बागान। डुरंड कप 2024 में गोल्डन बॉल अवार्ड जितिन एमएस ने अपने नाम किया। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के ये खिलाड़ी हैं। गोल्डन बूट अवार्ड दिया गया है नोह सदोई को, जो कि केरला ब्लास्टर के प्लेयर हैं। और गोल्डन ग्लोव्स अवार्ड की बात करें तो ये दिया गया गुरमीत सिंह को, जो कि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के ही खिलाड़ी हैं। फुटबॉल से संबंधित डुरंड कप की शुरुआत 1888 में की गई थी, इस फैक्ट को भी याद रखिएगा। और सबसे ज़्यादा बार 17 बार मोहन बागान ने डुरंड कप का खिताब अपने नाम किया है। 2024 में डुरंड कप का खिताब मोहन बागान को हराकर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने अपने नाम किया। आंसर सी। इसके बाद पैरालंपिक खेलों के ट्रैक इवेंट में पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कीजिएगा। आप सभी को पता होना चाहिए कि पैरालंपिक खेलों का आयोजन फ्रांस के पेरिस में किया जा रहा है। यहाँ पर ट्रैक इवेंट में पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी प्रीति पाल बनी है। आंसर सी हो जाएगा। भारत की पैरा एथलीट प्रीति पाल ने 100 मीटर T35 इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। यहाँ पर T35 की बात करें तो पैरालंपिक की एक कैटेगरी है जिसमें शरीर के नीचे का हिस्सा विकलांग होता है, दिव्यांग होता है। तो उनके लिए पैरालंपिक खेलों में ट्रैक इवेंट में एक कैटेगरी है 100 मीटर T35 इवेंट। तो आंसर हो जाएगा आंसर सी। ट्रैक इवेंट में पदक जीतने वाली ये भारत की पहली खिलाड़ी है जिन्होंने पैरालंपिक खेलों में ट्रैक इवेंट में मेडल जीता है। ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने अपने नाम किया। सुप्रीम कोर्ट ने किसकी अध्यक्षता में शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों की शिकायतों के समाधान के लिए समिति का गठन किया? तो शंभू बॉर्डर, जो कि हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर का एक एरिया है, यहाँ पर काफ़ी समय से किसान MSP को लागू करने के लिए और इसके अलावा उनकी जो फसल है उसका उचित दाम मिले, कृषकों का विकास हो, इसलिए काफ़ी समय से प्रदर्शन कर रहे थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे जो किसान हैं उनकी शिकायतों के समाधान के लिए जस्टिस नवाब सिंह की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया है। आंसर ए हो जाएगा। जस्टिस नवाब सिंह पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं, जिनकी अध्यक्षता में इस कमेटी का गठन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया गया। सुप्रीम कोर्ट के प्रतीक चिन्ह पर लिखा गया वाक्यांश यतो धर्मस्ततो जयः किस ग्रंथ से लिया गया है? देखिए, नई दिल्ली में जिला न्यायपालिका के राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान भारत की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट के ध्वज और प्रतीक चिन्ह को हाल ही में लॉन्च किया है। इस ध्वज में अगर हम देखें तो आपको अशोक चक्र देखने को मिलेगा, इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय की इमारत देखने को मिलेगी और भारत का संविधान आपको यहाँ पर अंकित देखने को मिलेगा। 2 लाइन लिखी हुई है, एक तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और इसके अलावा यतो धर्मस्ततो जयः आपको नीचे लिखा हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर यतो धर्मस्ततो जयः की बात करें तो ये महाभारत से लिया गया वाक्य है जो कि सुप्रीम कोर्ट के ध्वज पर अंकित किया गया है। यतो धर्मस्ततो जयः की बात करें तो इसका अर्थ होता है कि जहाँ पर धर्म है वहाँ पर ही विजय है। तो यतो धर्मस्ततो जयः महाभारत से लिया गया वाक्यांश है जो कि सुप्रीम कोर्ट के प्रतीक चिन्ह पर देखने को मिलता है। वरुण अभ्यास 2024 का आयोजन किन 2 देशों के बीच किया जा रहा है? वरुण अभ्यास का आयोजन आपको पता होना चाहिए कि इंडिया और फ्रांस की आर्मी के मध्य में किया जाता है।
वैसे इंडिया और फ्रांस की नेवी के मध्य में इसका आयोजन किया जाता है। एक नेवल एक्सरसाइज है वरुण अभ्यास। तो इंडिया और फ्रांस के मध्य में हाल ही में इसकी शुरुआत की गई है। 2 से लेकर 4 सितंबर तक ये भूमध्य सागर में आयोजित किया गया। वरुण अभ्यास नेवल एक्सरसाइज है इंडिया और फ्रांस के मध्य में। इस साल 2024 में ये 22वां संस्करण है वरुण युद्धाभ्यास का। किस राज्य में पत्थरमार मेला गोटमार मेला आयोजित किया गया? तो गोटमार मेला मध्य प्रदेश राज्य में आयोजित किया जाता है। मध्य प्रदेश के दक्षिण में पाडुन्ना एक जिला है। यहाँ पर जाम नदी के तट पर गोटमार मेला आयोजित किया जाता है भाद्रपद अमावस्या के दिन पर। पत्थर मारने की परंपरा है, इसीलिए इसे पत्थरमार मेला या गोटमार मेले के नाम से जाना जाता है। आयोजन कहाँ पर? मध्य प्रदेश राज्य में। केंद्र सरकार ने 23वें विधि आयोग का गठन किया। 23वें विधि आयोग का कार्यकाल कितना होगा? तो केंद्र सरकार ने हाल ही में 23वें लॉ कमीशन का देखिए गठन किया है, जिसका कार्यकाल 3 साल होने वाला है। आपको पता होना चाहिए कि जो 22वां विधि आयोग था वो 19 फरवरी 2020 से लेकर 31 अगस्त 2024 तक इसका कार्यकाल था और न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष थे। पहला विधि आयोग 1955 में गठित किया गया था और अटॉर्नी जनरल MC सीतलवाड़ पहले विधि आयोग के अध्यक्ष थे। अब 23वां विधि आयोग गठित किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, जिसकी अवधि या कार्यकाल 3 साल का होने वाला है। 1 सितंबर 2024 से लेकर 31 अगस्त 2027 तक, मतलब 3 साल तक इसका कार्यकाल रहेगा। 23वां विधि आयोग 3 साल का कार्यकाल होगा। आगे आइए, पैरालंपिक खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय तीरंदाज कौन बने हैं? देखिए, पैरालंपिक खेल आज खत्म होंगे शाम तक, तो आपको पूरी लिस्ट में बता दूंगा आगे। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पैरालंपिक खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय तीरंदाज कौन हैं? तो ये बने हैं हरविंदर सिंह। आंसर हो जाएगा आंसर बी। हरविंदर सिंह पैरालंपिक में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय तीरंदाज है। इन्होंने पुरुष इंडिविजुअल रिकर्व ओपन कैटेगरी में गोल्ड अपने नाम किया है। तो कौन हो गए? हरविंदर सिंह। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस स्थान पर वैदिक 3D म्यूजियम खोला जाएगा? तो यूपी गवर्नमेंट ने घोषणा की है कि वो वैदिक 3D म्यूजियम ओपन करने वाला है वाराणसी में। देखिए, यहाँ पर वैदिक 3D म्यूजियम की बात करें तो एक आधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित म्यूजियम है, जिसका उद्देश्य होगा कि जो भारत की वैदिक सभ्यता है, उसकी जो संस्कृति है, जो धर्म है, जो साइंस है, जो जीवन शैली है, उसको 3D टेक्निक के माध्यम से जीवंत रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। तो यूपी के वाराणसी में संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी है, जहाँ पर इस वैदिक 3D म्यूजियम का इनॉग्रेशन किया जाएगा। कहाँ पर? वाराणसी। नेक्स्ट, भारतीय तटरक्षक बल के पहले स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत का नाम क्या है? तो देखिए, भारतीय तटरक्षक बल ने अपना पहला स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत लॉन्च किया है गोवा में, जिसका नाम रखा गया समुद्र प्रताप। पोत समुद्र प्रताप को गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा विकसित किया गया है। भारत के समुद्र तटों पर तेल रिसाव को रोकना, यह मुख्य उद्देश्य है समुद्र प्रताप का। भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत है। कौन? समुद्र प्रताप। भारत सरकार के नवीन आंकड़ों के अनुसार 2023-24 में सोयाबीन का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? देखिए, आपको पता होना चाहिए कि भारत में सोया स्टेट किसे कहा जाता है। यह है मध्य प्रदेश राज्य। मध्य प्रदेश लगातार देखिए सबसे ज़्यादा सोयाबीन का उत्पादन करने वाला राज्य है। 2023-24 की बात करें तो मध्य प्रदेश में 5.47 मिलियन टन सोयाबीन का उत्पादन किया गया। पूरे देश में जितना भी सोयाबीन उत्पादन होता है उसका ये 41.92% है। मतलब ऑलमोस्ट देखिए 40% से ज़्यादा सोयाबीन देश का अकेले मध्य प्रदेश राज्य उत्पादित कर रहा है। तो पूरे देश में सबसे ज़्यादा सोयाबीन का उत्पादन करने वाला राज्य कौन? मध्य प्रदेश राज्य। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसके द्वारा कृषि निवेश पोर्टल और एग्रीकल्चर फंड लॉन्च किया गया? तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है दोनों ही, कृषि निवेश पोर्टल और एग्रीकल्चर फंड। तो ऑब्वियस सी बात है, इसे लॉन्च किया है शिवराज सिंह चौहान ने, क्योंकि वर्तमान में भारत के कृषि मिनिस्टर कौन है? शिवराज सिंह चौहान।
भारत के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए कृषि निवेश पोर्टल और एग्रीकल्चर फंड को हाल ही में लॉन्च किया। 27वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन की थीम क्या है? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि 3 सितंबर को भारत में ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र के मुंबई में 27वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन का आयोजन किया गया। विकसित भारत सिक्योर एंड सस्टेनेबल ई सर्विस डिलीवरी 2024 में 27वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस समिट की थीम है। आयोजन कहाँ पर? आयोजन महाराष्ट्र के मुंबई में 3 सितंबर को। सरकारी सेवाओं को और अधिक प्रभावी बनाना, उन्हें ट्रांसपेरेंट करना, इसके लिए एआई का यूज़ किया जाना, ई गवर्नेंस का यूज़ किया जाना इस समिट में मुख्य चर्चा का विषय था। 27वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन महाराष्ट्र में आयोजित किया गया। विकसित भारत सिक्योर एंड सस्टेनेबल ई सर्विस डिलीवरी 2024 में इस सम्मेलन की थीम है। आगे बढ़ते हैं। फॉर्च्यून इंडिया 2024 लिस्ट के अनुसार भारत की सबसे अमीर महिला कौन है? तो फॉर्च्यून इंडिया ने 2024 के लिए भारत के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट जारी की है और इसके अनुसार भारत की सबसे अमीर महिला की बात करें तो ये है सावित्री जिंदल। जिंदल ग्रुप की ऑनर है सावित्री जिंदल, आप सभी को पता है, जिन्हें फॉर्च्यून इंडिया रिच लिस्ट में चौथे स्थान पर रखा गया। टॉप 4 अमीर व्यक्तियों की बात करें फॉर्च्यून इंडिया के अनुसार तो पहले नंबर पर है मुकेश अंबानी, जिनकी टोटल संपत्ति ऑलमोस्ट $125 बिलियन है। सेकंड पर गौतम अडानी 123.9 बिलियन डॉलर के साथ। थर्ड पर है शाहपुर जी मिस्त्री 43.47 बिलियन डॉलर और फोर्थ पर है सावित्री देवी जिंदल 33.06 बिलियन डॉलर, मतलब ऑलमोस्ट 33 बिलियन डॉलर। तो इस तरीके से फॉर्च्यून इंडिया 2024 में सबसे अमीर महिला की बात की गई तो यह है सावित्री जिंदल। किस राज्य की विधानसभा में बलात्कार विरोधी अपराजिता बिल पारित किया गया? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि अभी बलात्कार का सबसे दर्दनाक जो केस देखने को मिला है, जिसने पूरे देश को हिला दिया था, ये कहाँ पर मिला? वेस्ट बंगाल में। तो वेस्ट बंगाल विधानसभा में बलात्कार विरोधी अपराजिता बिल को हाल ही में पारित किया गया। इसमें देखिए अधिकतर बलात्कार की जो अपराध है इसके लिए कैपिटल पनिशमेंट की बात की गई है, मतलब फांसी की सजा का प्रावधान अधिकतर जो कानून है उनमें किया गया है। तो ये बलात्कार विरोधी अपराजिता बिल है जिसे लेकर आई है वेस्ट बंगाल की विधानसभा। आंसर हो जाएगा आंसर डी। नेक्स्ट, पहले अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? पहले इंटरनेशनल सोलर फेस्टिवल का आयोजन हाल ही में देखिए इंडिया में किया जा रहा है फ्रेंड्स। 5 से लेकर 6 सितंबर तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में पहले इंटरनेशनल सोलर फेस्टिवल का आयोजन किया गया। ऊर्जा की वैश्विक मांग को पूरा करने के लिए नॉन रिन्यूएबल एनर्जी जैसे कोल, पेट्रोलियम पर निर्भरता को कम करना और रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देना, नई नई टेक्नोलॉजी को रिन्यूएबल एनर्जी के लिए विकसित करना इस पहले इंटरनेशनल सोलर फेस्टिवल का मुख्य उद्देश्य है। आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो आयोजन नई दिल्ली में किया गया, इंडिया में। निम्नलिखित में से कौन इंग्लिश चैनल अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे उम्र दराज भारतीय बने हैं? इंग्लिश चैनल के बारे में आप जानते होंगे, यूरोप के उत्तर में फ्रांस और इंग्लैंड के मध्य में देखने को मिलता है इंग्लिश चैनल। ठीक है, इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाले सबसे उम्र दराज भारतीय बने हैं सिद्धार्थ अग्रवाल। इन्होंने 49 वर्ष की आयु में हाल ही में इंग्लिश चैनल को तैरकर पार किया है। सिद्धार्थ अग्रवाल इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले भारत के सबसे उम्र दराज व्यक्ति बने हैं। ये भारत के कर्नाटक के बेंगलुरु से बिलोंग करते हैं सिद्धार्थ अग्रवाल। आगे चलेंगे। मिशेल बर्नियर किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए? मिशेल बर्नियर को हाल ही में फ्रांस का नया पीएम नियुक्त किया गया। अभी तक फ्रांस के पीएम के पद पर गैब्रियल अत्तल थे। इन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया और इसके बाद फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने मिशेल बर्नियर को देश का नया पीएम नियुक्त किया है। तो मिशेल बर्नियर हाल ही में फ्रांस के नए पीएम के रूप में नियुक्त किए गए। निम्नलिखित में से ओणम त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो ओणम त्यौहार मनाया जाता है स्पेशली भारत के केरला राज्य में। दक्षिण भारत में राजा बलि के सम्मान में, जो कि
वामन अवतार लिया था भगवान श्री कृष्ण ने राजा बलि के से 3 पग भूमि मांगी थी। उन राजा बलि के सम्मान में ओणम त्योहार मनाया जाता है केरला में। 10 दिन तक यह त्योहार चलता है ओणम के नाम से। आयोजन कहाँ पर? केरला। आगे, पेरिस पैरालंपिक 2024 में कपिल परमार ने किस खेल में ब्रॉन्ज मेडल जीता? तो पेरिस पैरालंपिक 2024 में कपिल परमार ने जूडो में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पैरालंपिक खेलों में जूडो में यह भारत का पहला मेडल है। कपिल परमार ने पुरुषों की J1 जूडो स्पर्धा में 60 किलोग्राम वर्ग में ये ब्रॉन्ज जीता है। तो जूडो में भारत का पहला पैरालंपिक मेडल है, इसलिए इसे याद रखिएगा। कपिल परमार लेकर आए हैं ब्रॉन्ज मेडल। राजस्थान राज्य सरकार ने पुलिस बल में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की? तो राजस्थान सरकार ने पुलिस बल में महिलाओं को 33% तक आरक्षण देने की हाल ही में मंजूरी प्रदान की। राजस्थान में देखिए राज्य पुलिस अधीनस्थ सेवा 1989 लागू है। इसी में संशोधन करते हुए राजस्थान सरकार अपने यहाँ पर पुलिस बलों में महिलाओं को अब 33% आरक्षण देने वाली है। इसके बाद आज के वीकली करंट अफेयर का सबसे लास्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में चर्चा में रहे कोन्याक किस राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है? तो कोन्याक जनजाति हाल ही में चर्चा में रही है, जो कि भारत के नागालैंड राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है। अब आपके दिमाग में आएगा कि ये सुर्खियों में क्यों हैं? तो नागालैंड की कोन्याक जनजाति ने असम सीमा मानचित्र में सुधार की हाल ही में मांग की है। इनका कहना है कि असम में जो कोन्याक जनजाति क्षेत्र है उसको प्रॉपर क्लियर किया जाए और इस तरीके से असम सीमा मानचित्र में सुधार किया जाए। कोन्याक जनजाति की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं फ्रेंड्स। नागालैंड के नागा समुदाय की एक प्रमुख उप संप्रदाय है कोन्याक के नाम से। अपने चेहरे पर गुदाई की शाही से पहचाने जाते हैं। कोन्याक नृत्य इनमें काफ़ी फेमस है और नॉर्मली माचे बनाने का और लकड़ी की मूर्तियां बनाने का इनका पुश्तैनी काम है। तो कोन्याक जनजाति किस राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है? नागालैंड की। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए हमने वीकली करंट अफेयर में 2 से लेकर 8 सितंबर तक के सभी करंट अफेयर को डिटेल में समझा। आई होप आपको एक एक फैक्ट इंपॉर्टेंट लगा होगा, एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट था। सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।